नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर लगातार सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के महेश जीना आगे हैं और महेश जीना 800 से ज्यादा वोटों से चल रहे हैं आगे। कांग्रेस की गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं महेश जीना। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक देहरादून से, जहां पर सल्ट विधानसभा चुनाव में लगातार उसकी मतगणना जो है वो जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के महेश जीना जो है वो आगे चल रहे हैं। महेश जीना 800 से ज्यादा वोटों से चल रहे हैं आगे। वहीं कांग्रेस की गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं महेश जीना। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अच्छी खबर, क्योंकि अभी तक फिलहाल महेश जीना जो है वो 800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की गंगा पंचोली से भी आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महेश जीना। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। वोटों की गिनती लगातार जारी है और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के महेश जीना आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महेश जीना 800 से ज्यादा वोटों से चल रहे हैं आगे। कांग्रेस की गंगा पंचोली को फिलहाल अभी पिछाड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक सल्ट विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। वोटों की गिनती लगातार जारी और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के महेश जीना आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, महेश जीना 800 से ज्यादा वोटों से चल रहे हैं आगे। कांग्रेस की गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं महेश जीना। और आपको बता दें कि देहरादून सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के महेश जीना आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की गंगा पंचोली को पछाड़ते हुए महेश जीना आगे 800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर। ऐसे में अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और तो जितेंद्र पेटवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट सल्ट विधानसभा चुनाव से जुड़े, क्या कुछ अपडेट आपके साथ आपको मिल रही है? फिलहाल अभी महेश जीना आगे चल रहे हैं। हाँ जी, देखिए लगभग 4 चरणों का जो रिजल्ट है वो तब तक पहुंच चुका है और सुबह से ही महेश जीना ने जो है वो बढ़त बना रखी है कांग्रेस विधायक की जो प्रत्याशी हैं गंगा पंचोली। तो महेश जीना लगातार बढ़त बढ़ाए हुए हैं और अभी भी चौथे राउंड में गंगा पंचोली को जो है 5514 मत मिले हैं, तो महेश जीना को 7021 मत मिले हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार कभी 700 वोटों से तो कभी 1000 वोटों से जो है महेश जीना गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं। और भाजपा के लिए ये अच्छी खबर है कि उनका जो प्रत्याशी है वो लगातार हर राउंड में बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल। और महेश जीना की अगर बात करें जितेंद्र, इस तरीके से इतनी मजबूती से अभी रुझान जो उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं, आखिर इसके पीछे के कारण क्या माने? क्यों जनता उन पर इतना विश्वास दिखा रही है अभी तक? जी देखिए जो वहाँ की जो सीट है, पैतृक सीट इनकी रही है। इनके महेश जीना के जो भाई सुरेंद्र सिंह जीना दिवंगत हुए थे, वो 2 बार के वहाँ से विधायक थे और जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छा विकास कार्य भी वहाँ किया है। एक तो विकास कार्यों के बूते महेश जीना पे लोगों ने भरोसा किया है, दूसरी सिंपैथी भी उस परिवार के प्रति लोगों की है कि बहुत कम उम्र में जो है विधायक वहाँ अपने जो जीना थे वो काफी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इसमें लोगों की उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी हैं। तो बड़ी दुखद घटना उस क्षेत्र के लोगों के लिए हुई थी। तो पहाड़ों में खास तौर पर ये देखा जाता है कि लोगों का जो जुड़ाव और लगाव होता है वो राजनीति के अलावा एक इमोशनल जुड़ाव भी लोगों का होता है। तो उसका फायदा भी विधायक प्रत्याशी महेश जीना को मिलने जा रहे हैं। जी चलिए, आप बन रहे जितेंद्र। तो ये बड़ा अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां पर सल्ट विधानसभा चुनाव में महेश जीना बढ़त बनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और वहीं जो कांग्रेस की गंगा पंचोली है उनसे आगे महेश जीना 800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर, क्योंकि अभी जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के जो महेश
महेश जीना हैं वो 800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की जो गंगा पंचोली है वो पीछे उनको पछाड़ते हुए महेश जीना आगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी, जहां पर वोटों की गिनती लगातार जारी और दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके बाद बीजेपी के महेश जीना आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 107 मरीजों की मौत हुई है। 5,493 नए संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस 51,000 पार कर चुके हैं। 3,644 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, ताजा आंकड़े आपके सामने हैं जो कि प्रदेश में भी अब कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र, उत्तराखंड उन तमाम राज्यों में से एक है जहां पर जो कोरोना के मामले हैं वो ज्यादा नहीं देखे जाते अमूमन, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जो दूसरी लहर चली है इसमें उत्तराखंड भी अब जद में आता हुआ नजर आ रहा है कोरोना की। बहुत दुखद है, बहुत सोचनीय पहलू है। उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य है, अमूमन यहाँ की जो आबोहवा होती थी वो शुद्ध मानी जाती थी जी। और लोग प्लेन से उत्तराखंड की ओर या पहाड़ों की ओर अपना रुख करते थे कि कुछ दिन स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन करें। लेकिन आज स्थिति उस पे उलट है। अन्य राज्यों को भी उत्तराखंड ने जो है पछाड़ दिया है। देश के तमाम बड़े राज्य हैं उनसे भी आगे उत्तराखंड संक्रमण की दृष्टि से चल चुका है। और अमूमन देखा जाए तो उत्तराखंड में पिछले साल भी हमने कोरोना काल में देखा था तो इस तरह का भयावह स्थिति नहीं थी। आज अगर खास तौर पे राजधानी देहरादून की बात करें तो हर रोज 2 से 2,500 नए संक्रमित मिल रहे हैं। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसा कोई राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ नहीं रही है। मौतों का आंकड़ा देखें तो आए दिन बढ़ता जा रहा है। 100 से ऊपर 24 घंटे में 100 से ऊपर जो है वो जो दिवंगत हो रहे हैं, या मौतों का आंकड़ा कहें या संक्रमितों की मृत्यु की बात कहें तो बड़ी दुखद है कि ये स्थिति आज उत्तराखंड में है और काफी भयावह स्थिति है। समस्या बहुत गंभीर है। कई लोग ऑक्सीजन की कमी कहीं देखी जा रही है, कहीं अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर से जितेंद्र, अभी कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीजें बताई कि प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि संसाधनों की कमी किसी को होने ना पाए। तो जो तमाम चीजें बोली जा रही है क्या वो जमीन पर दिख रही हैं? क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या वाकई जो स्थिति है वो ठीक है प्रदेश की, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया बता रहे थे? जी देखिए, जमीनी हकीकत अगर कहें तो मैं स्पष्ट तौर पे ये कह दूं कि सरकार प्रयासरत है और सरकार हर संभव मदद भी करने को तैयार और कर भी रही है। लेकिन आप छोटी सी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर रोज अगर आपको 5,000 मरीजों से सामना करना पड़ रहा है, रोज तो रोज आप 5,000 नए बेड का अस्पताल नहीं बना सकते हैं। ये बहुत दूर, मतलब सोच भी नहीं सकता कि एक रात में 24 घंटे में अगर 5,000 मरीज आए और 5,000 मरीजों की व्यवस्था कर दी जाए। ऑलरेडी कोरोना के जो भर्ती मरीज हैं वो भी अस्पतालों में भरे पड़े हैं। उनको डिस्चार्ज होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये दावे करना कि बहुत बढ़िया स्थिति में यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मैं नहीं मानता कि बहुत बढ़िया स्थिति है, क्योंकि हर रोज 5,000 से ऊपर मरीज आ रहे हैं। 5,000 से ऊपर मरीज आने का मतलब है कि अस्पताल फुल हैं और नए, जब तक पुराने मरीज डिस्चार्ज नहीं, बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड के लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आपने बताया कि अमूमन क्या होता था कि अन्य राज्यों से लोग आते थे कि उत्तराखंड हम जाएंगे, वहां की जो आबो हवा है कुछ दिनों तक हम स्वस्थ हवा लेंगे, स्वस्थ सांस लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी हालात जो हैं वो बदतर नजर आ रहे हैं दिन ब दिन। बहुत बुरी स्थिति और सोचने दयनीय स्थिति है कि पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जो दूरगामी जो हमारे जिले हैं वहां तो स्वास्थ्य की सुविधाएं ऐसी लचर हैं कि ऑक्सीजन की अगर किसी को जरूरत हो रही है तो बामुश्किल उसको ऑक्सीजन मिल पा रहा है। हमारे कई परिचित ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, पहाड़ के हैं, बेचारे रात को अगर तबीयत अचानक से खराब हो गई तो उनको कहीं 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। काफी बुरी स्थिति है। कई हमारे परिचित ऐसे हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये साफ है कि स्थिति पर अभी अगर काबू नहीं
नहीं पाया गया तो खासकर उत्तराखंड की स्थिति आगे चलकर बहुत भयावह हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि पहाड़ों पर संसाधनों का वैसे भी अभाव है, लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, अस्पतालों में यहाँ पर संसाधन नहीं है, बेड्स नहीं मिलते हैं, तो तमाम चीजें यहाँ पर है, संसाधनों का अभाव है पहाड़ों पर। ऐसे में अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे ही आगे अगर चलती रहेगी तो स्थिति तो बहुत ही भयानक हो जाएगी, संभाले नहीं संभलेगी। बहुत गंभीर स्थिति है। मैं आपको एक छोटे से वाक्य से अवगत कराता हूँ। ये मेरे क्षेत्र का मामला है, मेरे गांव का मामला है। मेरे गांव वालों ने कभी एक अस्पताल को बनाने के लिए अपनी गांव की जमीन दान दी थी और उस अस्पताल में करोड़ों की लागत से एक बिल्डिंग खड़ी है। उस बिल्डिंग में मात्र एक फार्मासिस्ट है। मैंने स्थानीय विधायक से अपने स्तर से भी गुजारिश की, सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुजारिश की, और ये स्थिति उत्तराखंड की है कि विधायक ने मेरे उस पोस्ट के बाद खुद पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर वहां तैनात था वो आजकल नई टीम में अटैचमेंट है, लेकिन हमने आदेश करवा दिए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट भी डाली कि अगर वो वहां ज्वाइन नहीं करते हैं तो महामारी एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज इस बात को विधायक के द्वारा डाली गई पोस्ट को, मेरी विधायक से वार्ता को देखते हुए मैंने कहा मेरे गांव में अस्पताल है, कम से कम एक डॉक्टर तो वहां भेज दो। स्थानीय लोग टीका लगाने के लिए भी 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अगर आपको किसी को कोविड का वैक्सीनेशन करना है। विधायक ने एक हफ्ते पहले फेसबुक में बड़ी आराम से वो पोस्ट डाली कि जो डॉक्टर वहां तैनात हैं वो वहां जाएंगे, नहीं जाएंगे तो महामारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज एक हफ्ता गुजर गया, मैंने अभी आज सुबह घर बात की थी, अभी तक डॉक्टर महोदय ने अपना जो अस्पताल है वहां ज्वाइन नहीं किया है, जबकि उनकी पोस्टिंग वहां हो रखी है और नई टीम में। वाकई स्थिति बहुत ही यहाँ पर गंभीर होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के ताजा हालात आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा आंकड़े सब बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ स्थिति फिलहाल उत्तराखंड की है कोरोना को लेकर। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो संदेश जारी किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं, बल्कि अपना टेस्ट कराएं और डॉक्टरों द्वारा ही दी गई दवाओं और सावधानियों को बरतें। कोरोना पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लिए आप लगातार बात हो रही है, सभी कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में हमारा 100% सहयोग कर रहे हैं। मैं प्रत्येक देवभूमि वासी को बताना चाहता हूं कि आपकी उत्तराखंड सरकार भी कोविड के उपचार और रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं, उपकरणों और अन्य सुविधाएं बेहतर करने की दिशा में पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। अधिकारियों को भी मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की मदद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कार्य किए जाएं। प्रदेश भर में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और दवाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को समय से पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में मैंने गत 29 अप्रैल को 108 सेवा में 132 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को प्रदेश के सभी 13 जनपदों में भेजा है। इनमें 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, तत्काल जांच केंद्र पर जाकर जांच कराएं। इसे छिपाएं नहीं, क्योंकि आपकी जरा सी सावधानी की वजह से अन्य कोई व्यक्ति संक्रमण से बच सकता है। यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो घबराए नहीं, समझदारी और संयम के साथ चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं और गाइडलाइन का पालन करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और अन्य सभी परिचित व्यक्तियों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध करें। कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारी सरकार ने टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए हैं। आप सीधे उन नंबरों पर संपर्क कर चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं।
सरकारी और निजी अस्पतालों को कोरोना उपचार के लिए उपकरणों, अन्य जरूरी दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मैंने गत 27 अप्रैल को अहमदाबाद से 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए थे और अभी हाल ही में 2 दिन पहले पुनः 2,000 इंजेक्शन की खेप प्रदेश को मिल चुकी है। मित्रों, आप सभी मेरा परिवार हैं और अपने परिवार की चिंता करना मेरा फर्ज है। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव प्रयासरत और तत्पर रहूँगा। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड की रोकथाम के प्रबंधन और अनुसरण के लिए जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने विधानसभा के सभी सदस्यों को उनकी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक के कोविड कार्यों को करवाने की स्वीकृति दे दी है। मेरी सभी विधायकों से अपेक्षा की है कि वे तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और विशेषकर सुदूरवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को पूर्ण सहयोग देंगे। अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाएं और जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत करें। राज्य में नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को साकार कर रहे सभी कोरोना योद्धाओं का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं पौड़ी में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत हालात का जायजा लेने पहुंचे। जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना के हालातों पर समीक्षा बैठक उन्होंने की और इस महामारी में सभी कर्मचारी अधिकारियों को एकजुट होकर इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अहम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरक सिंह रावत ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के कारण स्थिति भयावह होती नजर आ रही है, उसको लेकर सरकार भी 3 मई से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने पर मंथन कर रही है। तो पौड़ी में कोरोना के हालातों का जायजा लेने के लिए कोविड-19 जिला प्रभारी मंत्री पौड़ी और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना के हालातों पर समीक्षा बैठक की और इस महामारी में सभी कर्मचारी अधिकारियों को एकजुट होकर इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अहम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरक सिंह रावत ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के कारण स्थिति भयावह होती नजर आ रही है, उसको लेकर सरकार भी 3 मई से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने पर मंथन कर रही है, जिससे स्थिति को और अधिक भयावह होने से पहले ही रोका जा सके। हरक सिंह रावत ने कहा कि जनपद पौड़ी की सीमाएं विभिन्न जनपदों और राज्यों से मिलती हैं, जिसमें ये जिला संवेदनशील है, इसलिए लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। आवश्यक तौर पर घरों से बाहर न निकले। कोविड पर बनी सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की भी सख्त जरूरत है और उन्होंने जनता से अपील भी की। वहीं आपको बता दें, कोविड-19 के जिला प्रभारी मंत्री ने बताया कि श्रीकोट अस्पताल में बढ़ती संख्या में मरीज आ रहे हैं। इसको देखते हुए ऑक्सीजन बेडों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जिला अस्पताल पौड़ी, कोटद्वार, हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली में भी ऑक्सीजन बेड को बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में 3 यूनिट ऑक्सीजन अभी वर्तमान में चल रही है, जिसको लेकर 4 यूनिट किया जाएगा। साथ ही कोटद्वार में ऑक्सीजन प्लांट को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे काफी हद तक जिले को बड़ी राहत मिल पाएगी। हरक सिंह रावत ने समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति आपातकालीन में अस्पताल पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट आने तक कोविड-19 के तर्ज पर अपना बचाव करते हुए मरीज को उपचार दें। पौड़ी जनपद की सीमाएं सबसे अधिक जिलों से मिलती हैं और इसलिए हमारे लिए बहुत संवेदनशील इस समय पौड़ी जनपद है और विशेष करके कोटद्वार हमारे लिए, क्योंकि बिजनौर से और पूरे देश से कहीं भी कोई पौड़ी जनपद में एंट्री होती है तो कोटद्वार से होती है, तो वो भी हमारे लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, पूरा रुद्रप्रयाग, चमोली और
टिहरी जिले के बहुत बड़े हिस्से को वो देखता है। तो इसलिए हमारे पास लगभग 400 बेड के आसपास इस समय ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी हमने। चलिए अब खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर जिला प्रभारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोविड रोकथाम और संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। सतपाल महाराज ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, दवाइयां आदि की व्यवस्था की समीक्षा की। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी भी स्तर पर कोई भी कमी न होने दें। हम लोगों ने ये हिदायत दी है कि नीचे स्तर तक ऑक्सीमीटर्स का होना ज़रूरी है। आदमियों को ये पता चले कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनके लिए अपने विधायकों से संपर्क करें ताकि विधायक निधि से इनको सहायता मिल सके। दवाइयों की पूरी तरीके से उपलब्धता की जानकारी ली गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और ये भी निर्देश दिए कि आने वाले समय में अगर कोरोना का पीक होता है, ये महामारी आगे बढ़ती है, तो हमारे पास स्पेयर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए होने चाहिए। हम लोगों ने ये हिदायत दी है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निर्देश तो दे दिए, लेकिन क्या इन निर्देशों पर अमल होगा? जी, यही एक सोचनीय पहलू है, क्योंकि एक दिन वो भी था जब उत्तराखंड दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था और आज स्थिति ये है कि खुद उत्तराखंड और राज्यों पे निर्भर हो गया है। कभी गुजरात से ऑक्सीजन आ रहे हैं तो कभी अहमदाबाद से ऑक्सीजन आ रहे हैं और बीच में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि उधम सिंह नगर में आईजीएल कंपनी है, वो दिल्ली को ऑक्सीजन दे रही है। तो कहने और करने में बड़ा अंतर होता है और हकीकत कुछ और होती है, वो धरातल पे देखी जाती है। भले ही शासन ने एक इतिश्री कर दी है कि सारे प्रभार मंत्रियों को प्रभार दे दिए हैं, जिले उनको बांट दिए गए हैं कि वहाँ के जिले उन्होंने नोडल अधिकारी घोषित कर दिए हैं, लेकिन हमारे पास तमाम लोगों के फोन्स आ रहे हैं कि कभी कहीं कोई किसी दिक्कत में है, किसी परेशानी में है। नोडल अधिकारियों की ये स्थिति है कि जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनके जो फोन नंबर दिए गए हैं, लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उनके फोन नहीं उठ रहे हैं। तो ये तो सब कयासबाजियां हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना कर दिया। अभी कालाबाजारी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बड़ी शर्म की बात है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो नकली खेप है वो उत्तराखंड में पकड़ी जा रही है। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, धरातल पे स्थितियां कुछ इतर होती हैं और हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। एकदम नकारात्मक सोच हम भी नहीं लेकिन रखते हैं। सरकार के प्रयास, जितेंद्र, सरकार के प्रयास तो फिर नाकाफी हैं अगर जमीन पर उनको उतारा नहीं जा रहा है, उनको अमल में नहीं लाया जा रहा है। अगर सिस्टम में खराबी है या फिर हीला हवाली है तो इसको देखना किसको होगा? कौन तय करेगा जिम्मेदारी? यहाँ पर किसी को तो सख्त होना पड़ेगा। सिर्फ निर्देश देने से थोड़ी ना कुछ होगा। ऐसे में जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो ठीक हो और ध्यान दिया जाए कि धरातल पर निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। जी, जनप्रतिनिधि को जनता इसीलिए चुनती है कि उनके सुख दुख के साथी हों और दुख के समय पे खास तौर पे। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधि खुद फील्ड में उतरे हुए हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया उस पर तारीफ भी हो रही है, लेकिन कुछ जो जनप्रतिनिधि है वो खाली बैठकों तक सीमित हो गए हैं। बैठक के बाद मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, आप बैठक करें, निर्देश दें, सब कुछ दें, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आपको ये देखना होगा कि मैंने बैठक में जो निर्देश दिए फील्ड में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको दौरे भी करने पड़ेंगे तो आपको दौरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता भी आपकी तरह है। आपको एक किसी बंद कमरे में बैठने के लिए नहीं है। आम जनता अगर फील्ड में, हम लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, हम लोग खुद फील्ड में हैं, तो ये जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधि की भी बनती है कि वो अगर स्थलीय निरीक्षण करे। हालांकि मुख्यमंत्री इस तरह थोड़ा सा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो स्थलीय निरीक्षण को जा रहे हैं, कभी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि अगर जिनको जिलों का प्रभार दिया गया है वो अपने अपने जिला स्तर पर एक एक दिन भी अगर औचक निरीक्षण पे चले जाएं तो सिस्टम में काफी सुधार आ जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि हर जनप्रतिनिधि की सोच होगी या उसका ये कोई विवेक होगा कि वो लोगों के बीच में जाए, वहाँ स्थितियां देखे, वहाँ क्या। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत जरूरी है कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको धरातल पर भी उतारा जाए। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप खबर पौड़ी से, जहां पर पौड़ी के भैंसकोट गांव से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला का शव बीच सड़क पर करीब 10 घंटे तक पड़ा रहा, लेकिन शव की न तो प्रशासन और न ही ग्रामीणों ने
शव को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की जहमत उठाई। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपत्ति की तबीयत खराब होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक पहुंचती। इससे पूर्व बुजुर्ग महिला की गांव के रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग दंपत्ति के कोरोना संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए गांव का कोई भी व्यक्ति महिला के शव के पास नहीं आया। और ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली, जहां पर महामारी के सामने मानवता हारती हुई नजर आई। सड़क पर घंटों शव पड़ा रहा, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाया कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही।